रुक करते हैं कराची का, जहां पर वफाकी वजीर फवाद चौधरी इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। 500 मेगावाट इजाफी बिजली वफाकी हुकूमत ने के इलेक्ट्रिक को दी, जिसके नतीजे में शदीद गर्मी में जो कराची के शहरी हैं उनको तकलीफ बर्दाश्त नहीं हुई बिजली जाने की। वरना हर गर्मियों में आपको मालूम है कि कराची में सबसे ज़्यादा बिजली का क्राइसिस जो है वो आता है, और ये वो खसूसी इंतज़ामात थे जो वफाकी हुकूमत ने लिए ताकि हम कराची को एक जो शहरी हैं उनको ये सहूलत जो है वो दी जा सके। और जो दबाव आया उसके नतीजे में कई जगहों के ऊपर पंजाब में, खैबर पख्तूनख्वा में ट्रिपिंग जो है वो हुई। और ये इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो यहाँ पे वज़ीर आला सिंध जो बदकिस्मती से अब एक कॉम्प्रेस सियासत कर रहे हैं और वो वफाक की सियासत से, जुल्फ़िकार अली भुट्टो और बेनज़ीर भुट्टो की सियासत से ख़ुद को अलहदा कर रहे हैं, उसके नतीजे में जो यहाँ पे एक तासुब फैलाया जाता है, उसमें मैं आपको बताऊँ कि पूरा पाकिस्तान जो है वो तकलीफ़ बर्दाश्त करता है ताकि कराची और सिंध के जो शहरी हैं उनको सहूलत मिल सके। इसी तरीके से चाहे पानी का मसला हो, चाहे तरक्याती कामों का मसला हो, तमाम जगहों के ऊपर एक तो आप देखिए कि नेशनल फाइनेंस कमीशन के ज़रिए पैसा आता है सूबों को। सिंध को गुज़श्ता 2-3 सालों में कोई 1600 से 1800 अरब रुपया ट्रांसफ़र हुआ। सिर्फ इस साल 27% चूँकि बजट में प्रोविंशियल शेयर्स में इजाफा किया गया है, इसके नतीजे में सूबा सिंध का, पंजाब का, केपी का, बलूचिस्तान का जो हिस्सा है फेडरल गवर्नमेंट के शेयर में वो बढ़ेगा। और सिर्फ इस साल सिंध को 700 से 750 अरब रुपया NFC अवार्ड के ज़रिए जो है वो मिलेगा। लेकिन मसला क्या हो रहा है, ये पैसे जा किधर रहे हैं? जब इतना ज़्यादा पैसा सूबाई हुकूमत के पास आता है तो हमारे MPA दोस्त भी बैठे हैं, हर इजलास में ये भी बात करते हैं कि जब इतना पैसा आपके पास आया तो वो पैसा गया किधर? यहाँ की हालत तो ये है कि 1990 से कराची जैसा शहर जो है वो अपनी पुलिस नहीं बना सका। हर साल रेंजर्स को पैसे देते हैं और वफाक को आप मिन्नत तरला करते हैं कि रेंजर्स को आप यहीं पे रहने दें, क्योंकि अगर रेंजर्स नहीं होंगे तो कराची में पुलिस की ये अहलियत भी नहीं है कि वो एक बुनियादी अमन व अमान भी कायम रख सके। ये आपने कराची पुलिस का हाल किया है। इस वक्त बलूचिस्तान के 20 एरियाज़ जो हैं जिनमें एक फॉर्मल एडमिनिस्ट्रेशन मौजूद नहीं है, वहाँ पे इतने बुरे हालात नहीं हैं जितने इस वक्त कराची में लॉ एंड ऑर्डर कायम रखने वाले इदारों के। जिस किसी का दिल होता है वो कराची में गाड़ी को रोकता है, पिस्तौल दिखाता है, कहता है ये चीज़ें दे दें। ये पुलिस का काम है, ये माइनर क्राइम्स हैं। और अनफॉर्चुनेटली यूँ लग रहा है कि सिंध गवर्नमेंट ने अपनी तमाम तर जो जिम्मेदारियां हैं वो सिर्फ गाड़ियां चलाने तक, प्रोटोकॉल एंजॉय करने तक रखी हुई हैं। इसके अलावा ना, और ये सिर्फ कराची का मामला और मसला नहीं है, आप बहुत बड़ा पैसा बदीन, कोटकी, इन एरियाज़ के नाम के ऊपर लेते हैं जो आप गैस और बिजली के स्पेशल मद में जो पैसे लेते हैं, लेवी में जो पैसे लेते हैं, क्योंकि वहाँ से गैस निकलती है, वहाँ से तेल निकलता है, और आप वफाक से ये कहते हैं कि जी हमें उन डिस्ट्रिक्ट्स के लिए स्पेशल डेवलपमेंट पैकेज दिए जाएं। आज आप कोटकी का हालत देखें, आज आप बदीन की हालत देखें। लाड़काना के ऊपर 90 अरब रुपया खर्च हुआ सिर्फ पिछले सालों में। आप देखिए कि लाड़काना में कोई गली, रोज़ाना हम देखते हैं सड़कें टूटी हैं, गलियां है नहीं, हॉस्पिटल्स, सरकार का जो सेहत का निज़ाम है सिंध में वो मुकम्मल तौर के ऊपर तबाह व बर्बाद हो चुका है। और हत्ता कि सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा कि यहाँ पर जो बड़े हॉस्पिटल्स
ہے جو وفاق نے صوبے کو ٹرانسفر کیے تھے، سپریم کورٹ نے حکم دیا کہ وفاق ان کو واپس ٹیک اوور کرے، حالانکہ وفاق نہیں لینا چاہ رہا تھا، لیکن حالت ایسی تھی کہ وفاق کو سپریم کورٹ نے حکم دیا کہ آپ واپس لیں۔ یہ 2-3 بڑے ایشوز ہیں جن کے اوپر سندھ میں خصوصاً جو ہمارے حکمران جماعت کے ایم پی اے صاحبان ہیں ان کو سوچنا پڑے گا۔ نمبر 1، آپ یہ دیکھیے کہ سندھ کو بہت بڑا وسائل میں حصہ مل رہا ہے۔ دوسرا، یہ حصہ کہاں اور کیسے خرچ ہو رہا ہے؟ پروونشل فائنانس کمیشن ایوارڈ ہے نہیں، اضلاع کو پیسے جا نہیں رہے، کراچی کو پیسہ جا نہیں رہا، انکم شہروں کی بڑھ نہیں رہی۔ سوائے اس کے کہ ہر 5 سال کے بعد پیپلز پارٹی کا کوئی ایک آدمی، چاہے وہ قائم علی شاہ ہوں، چاہے وہ مراد علی شاہ ہوں، وہ صرف ایک سٹامپ پیپر کے طور کے اوپر، ایک ربڑ سٹیمپ کے طور کے اوپر اس کو وزیر اعلیٰ ہاؤس میں بٹھا دیا جاتا ہے، اور پیچھے سے اس کی تاریں جو ہیں وہ زرداری فیملی کے پاس اس کو رکھ دی جاتی، اور وہ اس وزیر اعلیٰ کو کٹ پتلی کے طور کے اوپر استعمال کرتے ہیں۔ چیف منسٹر سندھ کی حیثیت، صوبہ سندھ کی اسمبلی کی حیثیت، اس کو بالکل محدود کر دیا گیا۔ ان کے پاس کوئی ڈیسیژن میکنگ نہیں ہے، ساری ڈیسیژن میکنگ ان لوگوں کے پاس ہے جو کہ سندھ اسمبلی میں نہیں بلاول ہاؤس میں بیٹھتے ہیں، اور یہ ایک امپورٹنٹ پرابلم ہے، کانسٹیٹیوشنل کرائسس ہے سندھ کے اندر، جس سے کہ اس وقت ہم گزر رہے ہیں۔ یہاں میں سندھ میں کہا جاتا ہے، اور ہم بھی اکثر بات کرتے ہیں کہ گورنر رول لگانا چاہیے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ گورنر رول کی آئین میں کوئی گنجائش نہیں۔ گورنر رول جو ہے وہ ایک جمہوری کام نہیں ہوتے۔ اگر آپ نے سندھ میں آرٹیکل 140A کو امپلیمنٹ ہونا چاہیے، سپریم کورٹ کی یہ ذمہ داری ہے۔ سپریم کورٹ کے جج صاحبان جو یہاں پہ بیٹھے ہیں، ان کی اہم ترین ذمہ داری یہ ہے کہ وہ آئین کو انفورس کریں، اور اگر آج سندھ کے اندر سب سے زیادہ ضرورت ہے انفورس کرنے کی، تو وہ آرٹیکل 140A انفورس کرنے کی ضرورت ہے، جس کے تحت پروونشل فائنانس کمیشن ایوارڈ ہو، جس کے تحت ایک طاقتور مقامی حکومتیں بنیں اور وہ حکومتیں اپنے مسائل حل کریں۔ ادروائز نہ یہاں پہ اضلاع کو، نہ یہاں پہ علاقوں کو فنڈز ملیں گے، اور صرف من پسند ٹھیکیداروں کو ٹھیکے دے کے آپ یہ صوبہ اور کتنی دیر چلائیں گے؟ جو آپ نے دیکھا نیب نے پلی بارگین کیے ہیں، ابھی نیب کی تاریخ کے سب سے بڑے پلی بارگین سندھ کے کیسز میں ہوئے ہیں۔ اربوں روپیہ پلی بارگین میں نیب کو سندھ کے کیسز سے ملا ہے، اور یہ ٹپ آف دا آئس برگ ہے۔ جو پیسہ نیب کو سندھ سے ملا ہے، یہ ٹپ آف دا آئس برگ ہے، کیونکہ اصل پیسہ دبئی چلا گیا ہے، لندن چلا گیا ہے، اور یہ وہ پیسہ ہے جو کہ اتنی آسانی سے ان لوگوں نے واپس کر دیا، اور یہ بھی اربوں میں ہے۔ لہذا اس صورتحال کے اوپر میں سمجھتا ہوں سپریم کورٹ کو کے پاس کیس پینڈنگ ہے، اور سپریم کورٹ کو چاہیے کہ سپریم کورٹ آئین کو انفورس کرنے کا ایک بنیادی ادارہ ہے، ان کا مقصد ہے کہ وہ آئین کا تحفظ کریں، اور ان کو چاہیے کہ آرٹیکل 140A کو انفورس کیا جائے، اور ایک مقامی حکومتوں کے انتخابات ہونے چاہیے جس کا سٹرکچر جو ہے وہ آرٹیکل 140A سے مطابقت رکھتا ہو، یعنی انتخابات ہونے چاہیے جس کا سٹرکچر جو ہے وہ آرٹیکل 140A سے مطابقت رکھتا ہو، یعنی ایڈمنسٹریٹو، فائنینشیل اور پولیٹیکل ڈیولوشن ہونی چاہیے اضلاع کو، اور یہی وہ واحد حل ہے جس کے تحت پاکستان کی فیڈریشن اور خصوصاً جو سندھ کے دیہی اور شہری علاقے ہیں ان کو ان کے حقوق مل سکتے ہیں۔ یہ وہ واحد ذریعہ ہے جس کے ذریعے یہ حقوق جو ہیں وہ مل سکیں گے۔ اب آئیے بجٹ کی طرف، اور جس طریقے سے کل آپ نے دیکھا کہ احسن اقبال صاحب نے جو پریس کانفرنس کی، پی ایم ایل این نے جو سب سے اس وقت بڑی
खूबी रखी है। देखा कि एहसन इकबाल साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, PMLN ने जो सबसे इस वक्त बड़ी खूबी रखी है वो ये रखी है कि हर चीज़ को मुस्तरद करना है बग़ैर पता किए कि वो है क्या। मसलन आपने देखा कि एहसन इकबाल साहब ने और हमारे मोहसिन रांझा साहब ने और PMLN पाकिस्तान के अंदर जो लीडरशिप है उसने ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को हकारत के साथ मुस्तरद किया कि हम उसको वोट का हक नहीं देना चाहते। और उसके बाद ये उन्होंने कहा, एहसन इकबाल साहब ये कहते हैं, बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को पाकिस्तान के मसाइल का इदराक नहीं। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि नवाज शरीफ आजकल क्या है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि उनके दो दूसरे लीडर हसन नवाज शरीफ, हुसैन नवाज शरीफ, इसहाक डार, वो आजकल क्या है। वो भी तो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है। फ़र्क ये है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो बाहर मजदूरी कर रहे हैं वो अपना पैसा वहाँ कमा के पाकिस्तान भेज रहे हैं। लुटेरों का ये गिरोह जिसको हम कहते हैं वो पाकिस्तान का पैसा चोरी करके बाहर लेके गए। आप ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की ज़रा मोहब्बत का अंदाज़ा लगाएं कि ये जो 29 अरब डॉलर जो तारीख़ की सबसे बड़ी तरसीलात ज़र पाकिस्तान को मिली हैं, इनमें 90% जो पैसा पाकिस्तानियों ने पाकिस्तान को भेजा है वो $500 से कम रकम है। ये लेबर की तरफ से पाकिस्तान को हर महीने ये पैसे आए हैं 500, ये कोई अरबों रुपया किसी एक बंदे ने पाकिस्तान में नहीं भेज दिए। $500 के और उससे कम के 100, 200, $250 के रेमिटेंसेस हैं जो लीगल रास्ते से पाकिस्तान के अंदर आई। इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि ये जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी हैं ये किस तरह पाकिस्तान के इश्क में मुब्तला है, किस तरह से उनको पाकिस्तान का ख्याल है। और मैं इस पे नवाज शरीफ और PMLN की शदीद मजम्मत करना चाहता हूँ जिस तरह से उन्होंने ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के बारे में जो रिमार्क्स दिए। एहसन इकबाल साहब को मैं समझता हूँ कि कुछ अपनी तहजीब रखनी चाहिए, कुछ तरीका